हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मेहरोत्रा साई क्लासेस कानपुर से। आज इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना बहुत आसान है। सिंपल प्रेजेंट में वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते हैं आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से सिंपल प्रेजेंट टेंस की 3 कैटेगरीज को भी जानेंगे। तो जल्दी से इन तीनों कैटेगरीज को विद एग्जाम्पल हम हिंदी में लिख लेते हैं। तो ये तीनों कैटेगरीज के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। पहला है राम जाता है, दूसरा राम नहीं जाता और तीसरा क्या राम जाता है। ये तीनों कैटेगरीज को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है राम जाता है, ये राम के बारे में पॉजिटिव पार्ट बता रहा है। बिना नहीं लगे ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका नाम लिख लेते हैं, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कैटेगरी जो है राम जाता है वाली बन जाएगी अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरी जो कैटेगरी है, इसमें नहीं लगा हुआ है, राम नहीं जाता है, ये कहलाती है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। इसको कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में नहीं लगा होता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, और जिसमें से नहीं हटा दिया जाता है वो अफर्मेटिव होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है क्या राम जाता है, इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या राम जाता है। क्या लगते ही ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाता है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आपने देखा ये तीनों कैटेगरीज, पहली है अफर्मेटिव सेंटेंस की, दूसरी नेगेटिव सेंटेंस की और तीसरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब ये तीनों कैटेगरीज तो हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस पहली बात तो होते क्या हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी वाक्य होते हैं उसमें किसी काम के करने या होने का कारण पाया जाता है। ठीक, इसको ऐसा आपको पता चलेगा कि कोई काम को किया गया जा रहा है या इसको कंप्लीट करा जा रहा है। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक पहचान भी है कि इनके वाक्य के अंत में हमेशा ता, ती और ते पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ता, ती और ते। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राम जाता है, तो जा के आगे लगा है ता। नीचे भी देखें, ता, ता। अगर राम की जगह सेकंड वाले में लिखा होता सुमन, तो हो जाता सुमन नहीं जाती है। तो देखिए, ता आया और ती भी आ गया, ऊपर ता हो गया, नीचे ती। और थर्ड नंबर पे अगर हम राम को हटा के लिख दें मोहन और सोहन, तो बन जाता क्या मोहन और सोहन जाते हैं। अब देखिए, इसमें ते आ जाता। तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में, अंत में ता है, ती है और ते हैं आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की तीनों कैटेगरीज हमारे सामने है। पहली है अफर्मेटिव सेंटेंस की, दूसरी नेगेटिव सेंटेंस की और तीसरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब आपको मैं दो खास चीज़ें बताऊंगा
गो को लेके। गो को लेके दो खास चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है, गो का मतलब होता है जाओ। गो का मतलब जाओ। ठीक जैसे आपने सुना होगा, गो नाउ यानी अभी जाओ। ठीक है, गो देयर वहाँ जाओ। उसी तरह से आपने समझ लिया कि गो का मतलब क्या होता है, जाओ। अब गो का एक ही मतलब नहीं होता है, गो का दूसरा मतलब भी होता है, वो होता है जाते हैं। जाते हैं। तो गो के दोनों अर्थ हम लोगों ने लिख लिए। पहला लिख लिया जाओ और दूसरा लिख लिया जाते हैं। अब जाते हैं कब होगा? जब एक से ज़्यादा लोग होंगे। जैसे मोहन और सोहन स्कूल जाते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाती है? मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल। तो आपने देखा इसमें गो आता है। दूसरा आता है हमारा पार्ट गोज। गोज। गोज का मतलब होता है, गो में एस या ई एस हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसी गो में एस या ई एस लग जाता है। आपको गो में क्या लगा देना है? एस या ई एस लगा देना है। तो गो में एस या ई एस लगा देंगे तो ये गोज हो जाएगा। गोज का मतलब क्या होता है? गोज का मतलब होता है जाता है। जाता है। अगर कोई लड़की है तो जाती है। तो जाता है और जाती है, गोज का मतलब हो गया। ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है राम जाता है। तो इसमें ये चीज़ पहचाननी बहुत आसान हो गई कि राम किस तरह का सब्जेक्ट है। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने आपको बताया था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये है गोज कब लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसके लिए सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ भी आपका क्या आता है? एस या ई एस लग जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, राम जाता है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हम लिख देंगे राम गोज। राम। और जाता है कि इंग्लिश देखिए अभी हम लोग ने क्या लिखी है? जाता है, ये लिखा हुआ है। गोज तो हम लिखेंगे राम गोज। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब अफर्मेटिव सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि इसको लिखने के लिए हमें एक पैटर्न बताया गया है। उसी पैटर्न के अनुसार हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आएंगे। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस को देखना है और तीसरी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को जानने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है राम। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है और उसके बाद हमें एस या ई एस लगाना पड़ता है वर्ब के साथ। एस या ई एस आप वर्ब के साथ तभी लगाएंगे जब आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होगा कि सब्जेक्ट किस टाइप का है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें हमें इसी सेट ऑफ रूल के हिसाब से रखनी है। तो देखिए, अगर यहाँ होता क्वेश्चन राम स्कूल जाता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाती राम गोज़ टू स्कूल। जहाँ पे राम हो जाता हमारा सब्जेक्ट, गोज़ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा दिया हमने तो गोज़ हो गया,
और टू स्कूल में स्कूल वाला हिस्सा जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का तरीका। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें हमेशा डू या डज का उपयोग करना पड़ता है और तब इसमें नॉट लगाना पड़ता है। ये जो नहीं लिखा है, इस नहीं का मतलब होता है नॉट। अब नॉट को हम ता ती ते के साथ डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते हैं। इसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी डू और डज में से किसी भी एक की। तो लिखा हुआ है राम नहीं जाता है, तो हम राम नॉट गो नहीं कर सकते या राम नॉट गोज भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें इसका भी पता होना चाहिए पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। हम हमेशा लिखेंगे सब्जेक्ट को पहले, फिर डू या डज में से एक चीज़ लगाएंगे। या तो डू लगा दें या तो डज लगा दें। ये डिपेंड करेगा कि आपका ही, शी, इट के साथ आप डज का इस्तेमाल करें, आई, वी, यू और दे के साथ डू का इस्तेमाल करें। तो सब्जेक्ट हो गया, डू या डज में से जो भी सब्जेक्ट हो उसी के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएं, फिर नॉट लगा दें, फिर आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब भी कौन से फॉर्म की लगेगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगेगा, और लास्ट में आपको पुट करना है ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे बात करें राम नहीं जाता है, अगर सेंटेंस होता राम स्कूल नहीं जाता है, सेंटेंस होता राम स्कूल नहीं जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन स्कूल नहीं जाता है। तो उस आदमी का आ गया नाम राम, तो राम ही है स्कूल जाने या ना जाने वाला व्यक्ति, इसलिए इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। अच्छा, ये जाता है मतलब ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा वर्ब। ठीक है, वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और नहीं का मतलब होता है नॉट। नहीं का मतलब होता है नॉट, लेकिन ध्यान रहे नहीं को हम अकेले नहीं लगा सकते हैं। तो राम के हिसाब से राम सिंगुलर है, तो इसके लिए डू या डज में से डज को हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा राम डज, और उसके साथ हम नॉट लगाएंगे। तो देखिए हमारी क्या क्या चीज़ कवर हो गई। हमने यहाँ से सब्जेक्ट कवर कर लिया, डज कवर कर लिया और उसके साथ नॉट भी लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख दी। अब बचा कौन? ऑब्जेक्ट बचा। तो कहाँ जाता है? वही होता है, वो जगह हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है, क्या? स्कूल। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डज और नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये बड़ा उल्टा सीधा ढंग से लिखा है, इसको हम बस इसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज में से आपको जो लगाना है वो लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी? सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है राम, फिर डज नॉट, सेकंड नंबर पे हमें डू या डज में से एक को चुनना है, तो हमने डज को सेलेक्ट किया। डज क्यों आया? क्योंकि सिंगुलर नाउन ना राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो राम के साथ राम एक सिंगुलर नाउन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ये हो गया डज। अब उसके साथ हमें लगाना है नॉट, तो डज नॉट हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाता है। अभी यहाँ पे देखा जाता है को क्या लिखा है यहाँ पे? गोज। लेकिन एक बात याद रहे, अगर आपने डू या डज का इस्तेमाल किया है तो आपको गोज नहीं लिखना है। इसकी जगह पे क्या सही रहेगा? गो सही रहेगा।
डू डज के इस्तेमाल के साथ वर्ब के फॉर्म के में एस बिल्कुल नहीं लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डज नॉट के बाद क्या लगाना है, गो, और कहाँ जाता है, स्कूल, तो टू स्कूल लिखेंगे तो हो जाएगा राम डज नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस जो है, इसको नोट कर लीजिए। जगह नहीं है तो मुझे हो सकता है इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा या बैक हो जाइएगा फिर से देखने के लिए। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब तीसरा जो पार्ट हमारा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आखिर कहलाते क्या हैं। इनको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी कि सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस। सवाल पूछने वाले सेंटेंसेस में हमें या तो WH से स्टार्टिंग होती है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, विच इज़ योर फेवरेट कलर। तो ये सब WH वाले वर्ड्स को शुरू में लिखा जाता है, या तो इसको इस्तेमाल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के पहले या इसको जानने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक और सेट ऑफ रूल है, जिसको यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना पड़ता है। क्वेश्चन वर्ड वही वाई, व्हाट, whom, वेयर, विच, व्हेन, ये सारे हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ। तो देखिए ये लिखे हैं साइड में हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। ये सेंटेंस की शुरू में लिखे होते हैं, जैसे वाई आर यू हेयर, व्हेन इज़ योर बर्थडे, वेयर आर यू नाउ, whom to call, which is the favorite color of yours, what is your name, how are you, etc. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लिखने के लिए सबसे पहले यही क्वेश्चन वर्ड्स को शुरू में लिखा जाता है। तो इसका सेट क्या बन जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स होने चाहिए, फिर आपको डू या डज लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, डू या डज। डू या डज लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट जोड़ना है, आपको सब्जेक्ट जोड़ना है। फिर अगर इसमें इंटरोगेटिव के अंदर भी अगर नॉट लगा है, इंटरोगेटिव के अंदर भी अगर नॉट लगा है तो आपको नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें, अगर मान लीजिए नॉट वाला नहीं है, अगर नॉट वाला सेंटेंस नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड फिर क्या ऑर्डर रहता है, फिर ऑर्डर के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली स्टार्टिंग होगी डू या डस से। सबसे पहले हमें डू या डज में से जो लगाना है वो लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। ठीक, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्या राम जाता है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ और ऐड कर लें, क्या राम स्कूल जाता है। अगर यही टेंस होता कि क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्वेश्चन मार्क ये लिखा होता, तो हम इसको कैसे करते। तो सबसे पहले देखिए, राम सब्जेक्ट कौन है, राम है, ये सब्जेक्ट हो गया। स्कूल जाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, राम, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट में देखेंगे कि हम ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, एक ही आदमी की बात करी जा रही है इसलिए सिंगुलर है। सिंगुलर जब होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के लिए क्या
हो जाता है डज लगता है। तो क्या का मतलब ये जो क्या लिखा हुआ है इसका मतलब डज हो जाएगा। क्या की शुरुआत में हमें डू या डज में से किसको चुनना पड़ेगा, ये डज को चुनना पड़ेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट राम है और सिंगुलर है। ठीक है। स्कूल हमारा क्या हो गया, स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जगह या चीज़ को कहते हैं ऑब्जेक्ट। फिर जाता है, जाता है हमारा हो गया। अब देखिए डू या डज लगा है तो हमने ऊपर अभी आपको बताया था कि जब डू या डज लगता है तो हम किसी भी वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गो हो जाएगा। जाता है कि इंग्लिश क्या होती है, गो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, गो। ठीक। और स्कूल आपका जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब ये वाला जो हमारा ये जो रूल है इसके हिसाब से क्या राम स्कूल जाता है क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डज। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डू या डज में से एक। तो हमने यहाँ देख लिया राम सिंगुलर है इसलिए क्या का मतलब हो गया डज। तो सबसे पहले डज लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट कौन है जाने वाला व्यक्ति, उसका नाम है राम। तो डज राम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही है हमारी गो, तो हम इसको गो लिखेंगे। ठीक। ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो याद रहे कोई भी प्लेस होगी उसके पहले हम टू ज़रूर लगाएंगे एक्सेप्ट होम के अलावा। तो टू स्कूल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक। ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक। और ये हो गया हमारा डस। ये डू या डज में से जिसका भी हमने इस्तेमाल किया है वो हो गया। ये रूल के अकॉर्डिंग ये बन गया डज राम गो टू स्कूल, और लास्ट में हमें क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। इसी के आगे हम लोग कुछ और सेंटेंसेस को ध्यान से देख लीजिएगा, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया मैं अपना काम रोज करता हूँ। मैं अपना काम रोज करता हूँ। ठीक। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, पहले तो ये पहचानते हैं कि ये नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंटेरोगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें नहीं लिखा होता, इंटेरोगेटिव होता तो क्या लिखा होता, क्या मैं अपना काम रोज़ करता हूँ। तो दोनों में से कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक। सिंपल प्रेजेंट तो है ही है। सिंपल प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि इस कर्ता ता लिखा हुआ है। ठीक। कर्ता का ता लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट तो है ही है, लेकिन कौन वाला है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, और उसके बाद एस या ई एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसी वर्ब में जोड़ना पड़ता है। तो वर्ब के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से एस या ई एस जोड़ेंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट वो व्यक्ति होता है जो इस पूरे सेंटेंस को करता है। डूअर ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट। तो कौन है वो व्यक्ति जो अपना काम रोज करता है, तो उस व्यक्ति का नाम हो गया मैं। ये मैं है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं की इंग्लिश हो गई आई। मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। ठीक। मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। अच्छा भाई, रोज की इंग्लिश क्या होती है, रोज की इंग्लिश होती है डेली। ठीक है। और करता हूं की इंग्लिश क्या होती है, करता हूं की इंग्लिश होती है डू। ठीक।
अपना, अपना काम, काम मतलब क्या होता है? काम की इंग्लिश होती है वर्क। और अपना काम, अपना काम मैं हूँ, तो अपना काम क्या हो गया? माई वर्क। अपना मतलब माई, अपना काम मतलब माई वर्क। मैं मतलब आई, अपना काम मतलब माई वर्क, रोज़ का मतलब डेली और करता हूँ का मतलब डू। अब इसको हमें सेट करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और ये करता हूँ ये वर्ब है, याद रहे। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है डू। डू मतलब करना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डू, और इसमें आई के हिसाब से एस या ए एस लगेगा। तो हम याद करें, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, इनमें से किसी के भी साथ एस या ई एस नहीं लगता है। एस या ई एस क्या होता है? हमें नहीं लगाना है। वर्ब में एस या ई एस इसके साथ नहीं लगाना है, यानी आई गोज़ नहीं कर सकते, वी गोज़ नहीं कर सकते, यू गोज़ नहीं कर सकते, दे गोज़ नहीं कर सकते। एस या ई एस में से कोई भी चीज़ नहीं लगेगी। ठीक, तो एस या ई एस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे नहीं पुट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर अब क्या बचा? डे ऑब्जेक्ट बचा। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अपना काम, माई वर्क। माई वर्क, और कब करता हूँ मैं? डेली। तो आई डू माई वर्क डेली, ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। मैं अपना काम रोज करता हूँ। दूसरा अगर क्वेश्चन होता, सरला अच्छा नाचती है। सरला अच्छा नाचती है। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले देखें सब्जेक्ट कौन है। तो ये सरला ना होती तो नाचता कौन? कोई दूसरा होता। तो इसलिए सरला, वर्क करने वाले व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, नाचना उसका वर्क है। नाचती है, तो नाचती है कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? डांस। ठीक है, अब सब्जेक्ट पहले तो बताएं सब्जेक्ट कैसा है। ये जितने भी आपके सब्जेक्ट ये लिखे हुए थे, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इसमें एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगता है। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे सरला जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब के बाद एस या ई एस लगाना ज़रूरी होता है। तो हमारा ये हो गया, डांस तो हो गया हमारा वर्ब। अब इसी वर्ब में हमें लगा देना है एस या ई एस, तो ये बन जाएगा डांसेस। एस या ई एस में से हमें एस लगाना है, तो बन जाएगा डांसेस। और अच्छा, अच्छा नाचती है, अच्छा को क्या कहते हैं? जब कोई काम अच्छा करता है तो उसको कहते हैं वेल। ठीक, अब इसको जनरली ऊपर रूल के हिसाब से लिख दें तो बन जाएगा सरला सरला डांसेस वेल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है तुम एक कहानी लिखते हो। तुम एक कहानी लिखते हो। तो अब इसमें सबसे पहला हमें काम करना है सब्जेक्ट पहचानना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? कौन कहानी लिखता है? तुम। तुम की इंग्लिश होती है यू। तो ये तुम जो है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, फिर आया लिखते हो। लिखते हो का मतलब होता है राइट, WRITE, राइट।
राइट मतलब लिखते हो, जैसे गो मतलब जाओ, उसी तरह से लिखते हो को हम कहते हैं गो मतलब जाते हैं, और गोज मतलब होता है जाता है, वैसे ही राइट। राइट या राइट्स, WRITES, लिखते हैं होता तो हम लिखते राइट, लेकिन लिखते हो है, यानी कि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, तुम, यू प्लूरल है। ठीक, तो हम इसके लिए लिखेंगे राइट। किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। अच्छा, कहानी, कहानी ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। एक कहानी हमारी जो हो गई अ स्टोरी, एक मतलब अ स्टोरी, कहानी मतलब स्टोरी, STORY। ठीक, अब इसकी टोटल इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू राइट अ स्टोरी, यू राइट, फिर हम लिखेंगे अ स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया, राइट हमारा वर्ब हो गया। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एस या ई एस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या लिखा है, यू, और हमने अभी यहाँ पे देखा है कि आई वी या यू में से एस या ई एस नहीं लगता है, इसलिए यू के साथ राइट्स नहीं लिखा, राइट लिखेंगे हम। ठीक है, यू राइट अ स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब वे का मतलब क्या हो गया, दे, वे का मतलब दे, तो खेलने वाले व्यक्ति कौन है, वे क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट तो है, अब ये बताएं सिंगुलर है कि बहुत सारे लोग हैं, तो दे मतलब बहुत सारे लोग। ठीक, तो ये हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल जब सब्जेक्ट हो जाता है तो हमें वर्ब में एस ई आई एस नहीं लगाना होता है। अब देखिए, खेलते हैं कि इंग्लिश प्लेज नहीं होगी, प्ले हो जाएगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, और क्रिकेट एक चीज़ है, इसलिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यानी सबसे पहले हमें दे लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या यस लगाए लिखनी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही हो जाएगी प्ले, दे प्ले, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, क्रिकेट, तो बन गया दे प्ले क्रिकेट। तो ये तो हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने पहले पढ़ा था कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर डू या डज में से जो मोस्ट सूटेबल होगा वो लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप उसको भी देख लीजिए कि इसको कैसे किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वे रोज नहीं खेलते हैं, वे रोज नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट क्या है, कौन लोग नहीं रोज खेलते हैं, तो आंसर आया वे। वे का इंग्लिश होती है दे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और दे पीछे हम लोग ने पढ़ रखा था कि दे कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में प्लूरल देखते ही हम एस या ई एस नहीं लगाते थे असर्टिव में पीछे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में एस या ई एस लगता ही नहीं है, क्योंकि आपको नॉट के साथ किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, डू या डज का, और जहाँ डू या डज आ जाता है वहाँ एस या ई एस आपको नहीं लगाना होता है।
ध्यान रखिएगा, आप इसमें नहीं का मतलब नॉट होता है, नहीं की जगह आप नॉट लगाते हैं, और जब आप नॉट लगा देते हैं तो बिना नॉट आप बिना डज या डू लगाए नॉट लगा ही नहीं सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो आपने जैसे ही डू या डज लगाया तो आपको ध्यान रखना है कि डू या डज के लगते ही वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। ठीक, तो यहाँ पे खेलते हैं कि इंग्लिश क्या हो जाएगी, खेलते हैं कि इंग्लिश हो जाएगी प्ले। दे लिखा है इसलिए भी प्ले आया, राम लिखा होता सिंगुलर तो भी प्ले ही रहता, प्लेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए हमें नॉट के साथ डज लगाना पड़ता। तो यहाँ नहीं का मतलब हो जाएगा डू नॉट या डज नॉट। अब इनमें से मोस्ट सूटेबल कौन सा है, तो हमने आपको बताया था दे के साथ हमेशा डू लगता है, दे के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता, तो डज नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट लग जाएगा। तो दे डू नॉट, फिर प्ले, और रोज़ की इंग्लिश होती है डेली। रोज़ की इंग्लिश क्या होती है, डेली। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा है, दे, यहाँ लिखेंगे दे, फिर डू या डज में से क्या आ रहा है, यहाँ पे डू आएगा, तो डू लगा देंगे, फिर यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे, तो बन गया दे डू नॉट। फिर मेन वर्ब हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है प्ले, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या खेलते हैं, रोज़, रोज़ नहीं खेलते हैं, तो डेली। दे डू नॉट प्ले डेली, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल इसमें भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें लिख लेना चाहिए कि रानी कविता नहीं लिखती है। रानी, रानी एक लड़की का नाम है, रानी कविता नहीं लिखती है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट लगेगा, क्योंकि नहीं लिखा होगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नहीं वाले सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो रानी कविता नहीं लिखती है, ये किस टाइप का है, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं लगा हुआ है। रानी कविता नहीं लिखती है, तो कौन है वो लड़की जो कविता नहीं लिखती है, वो हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी सब्जेक्ट। यहाँ से हमने सब्जेक्ट पहचान लिया कि सब्जेक्ट क्या है, रानी। रानी का मतलब इंग्लिश में RANI, क्वीन नहीं। ठीक, अब सब्जेक्ट किस टाइप की है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो जवाब आया कि ये रानी तो सिंगुलर है। रानी कैसा नाम है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, अब लिखती है, लिखने को क्या कहते हैं, राइट। लिखने को क्या बोलेंगे, राइट। हम राइट्स भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा है नहीं, नहीं का मतलब नॉट, और नॉट जब लगता है तो डू या डज में से सब्जेक्ट के हिसाब से चुना जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, अगर प्लूरल है तो डू आएगा। तो यहाँ देखा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें लिखना पड़ेगा डज, डज नॉट। नहीं के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, डज नॉट। ठीक, और कविता का मतलब क्या होता है, पोएम। ठीक, क्या हो जाएगा, पोएम। अब क्वेश्चन क्या था, रानी कविता नहीं लिखती है, इसको जल्दी से हम बनाते हैं। रानी, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या डज के साथ नॉट लगाना है, तो हमारा डज नॉट आएगा, डज नॉट। डज नॉट के बाद आएगा वर्ब, तो वर्ब कौन सा है हमारा, राइट, मेन वर्ब, तो राइट आ जाएगा। इसके बाद क्या चीज़ है जो नहीं लिखती, कविता,
तो कविता के लिए हम लिखेंगे द रानी डज नॉट राइट द पोएम। आया समझ में? नेक्स्ट, वे अच्छा खाना नहीं बनाते हैं। वे अच्छा खाना नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे देखा कौन अच्छा खाना नहीं बनाता है, तो आंसर आ गया वे। और हमने अभी पढ़ा था कि वे का मतलब तो होता है दे। इसका मतलब एक से ज़्यादा लोग। जब एक से ज़्यादा हैं तो सिंगुलर तो होंगे नहीं, प्लूरल होंगे। ठीक। और प्लूरल जब होता है तो बनाते हैं। खाना बनाने को क्या कहते हैं? मेक नहीं कहते हैं, कुक कहते हैं। तो कुक, ठीक, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? कुक। COO कुक। अब कुक में एस या ES बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है? नहीं लगा है। नहीं के साथ आपको हमेशा डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नहीं के साथ आप कौन नॉट ऐसे नहीं लगा सकते। नहीं का मतलब नॉट तो होता है, लेकिन खाली नॉट नहीं लिख सकते। या तो डू नॉट लिखिए या डज नॉट लिखिए। अब डू नॉट डज नॉट में से आपको सब्जेक्ट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। तो प्लूरल के साथ डू आता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा। तो यहाँ देखा दे, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल प्लूरल के साथ डू लगता है, तो हो जाएगा डू नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा? डू नॉट। इसको साफ लिख कर दे, डू नॉट। डू नॉट लग गया। अच्छा, अच्छा खाने की इंग्लिश क्या होती है? अच्छा खाना मतलब गुड फूड। तो हम इसका मतलब लिख लें यहाँ पे गुड फूड। ये पूरा ही हमारा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। और कुक हमारा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इतनी सारी चीज़ें हमने लिख ली। अब हमें केवल इस ग्रीन वाले रूल के हिसाब से लिख देना है। सब्जेक्ट का नाम सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे है, तो यहाँ पे आ गया दे। फिर डू या डज में से क्या हमने लगाया? डू लगाया। फिर यहाँ पे नॉट लगा दिया। दे डू नॉट। मेन वर्ब हमारा जो था वो मेन वर्ब है हमारा कुक। और ऑब्जेक्ट हमारा पूरा क्या है? गुड फूड। तो ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे गुड फूड। तो ये बन गया दे डू नॉट कुक गुड फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी सवाल पूछने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जो आपसे पूछें व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, whom, which, etc। WH से नहीं शुरू होने वाले वर्ड्स लगे हों तो भी आपसे पूछ सकता है हाँ या ना। ठीक, हाँ में या ना में। तो आपको डू या डज का इस्तेमाल शुरू में करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको एक सेंटेंस से देखते हैं। जैसे लिखा है क्या वह प्याज खाता है? क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क ज़रूर से आएगा। क्या वह प्याज खाता है? अब क्या के कई मतलब होते हैं। क्या, हमने जनरली देखा होगा क्या का मतलब होता है व्हाट। क्या का मतलब होता है व्हाट, लेकिन हमेशा क्या का मतलब व्हाट नहीं होता है। ठीक, जैसे कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुम राम हो, तो इसका मतलब व्हाट नहीं लगा के पूछ रहा है। वो पूछ रहा है आर यू राम।
यहाँ पे आर लगा दिया। तो आप आंसर क्या देते? आप आंसर देते आई एम राम। ठीक, यानी कि वो समझता, सामने वाला व्यक्ति समझता कि यू आर राम। और इसी बात को वो आपसे कैसे पूछता? आर नाम के ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख के और यू को बाद में करके। तो ये बन जाता आर फिर यू राम, और वो क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे पूछ लेता क्या तुम राम हो। तो ये जो आर है, यही आर ऊपर देखिए, यही आर जब शुरू में लिख दिया जाता है तो ये भी क्या बन जाता है। ठीक, तो आर का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, आर का मतलब होता है हैं और हो। जैसे यू आर राम, तुम राम हो। यू आर अ गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। तो आर का मतलब होता है हो और हैं। जैसे हैं कब होता है? दे आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। आर का मतलब हैं भी होता है और आर का मतलब हो भी होता है। देख लिया। तो अब यहाँ आर वाले सेंटेंस तो है नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंसेस वाले। ठीक, सिंपल वाले सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट के, जिसमें इज एम आर नहीं आता है, बल्कि डू या डज आता है। वो भी तब जब आपको नॉट लगाना हो या आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। तो इस सेंटेंस में हम कैसे पहुंचेंगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्या वह प्याज खाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखा, कौन प्याज खाता है? वह मतलब होता है सब्जेक्ट। वह का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? ही। और यही हमारा है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कही जा रही है कि प्याज कौन खाता है। आंसर आ गया वह। ठीक, प्याज का मतलब क्या होता है? प्याज का मतलब होता है अनियन। और खाता है, खाता है का मतलब हमको पता ही है क्या होता है? ईट। खाता है मतलब ईट। अब ये ईट जो है वो अगर असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो ईट्स हो जाता। लेकिन जैसे ही डू या डज वाले वाक्य आते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कोई ना एस लगता है ना ई एस लगता है, सिंपली उसको लिख दिया जाता है। इसीलिए इस रूल में भी कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखी है लेकिन ऐसे आई एस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगाना पड़ रहा है? डू या डज में से एक चीज़। डू या डज जब लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस लगता ही नहीं है। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? हम इसकी शुरुआत करेंगे, अब ही है, वह प्याज खाता है, सब्जेक्ट कौन है? ही। और ही के साथ हमने पढ़ा था कि ही लिखा हो, शी लिखा हो, इट लिखा हो, इनके लिए क्या लगता है? डज आता है। डज, ही डज, शी डज, इट डज। और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ हमने पढ़ा था, इन चारों के साथ क्या आता है? डू आता है। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिखा हुआ था, ऊपर हमारा सेंटेंस क्या था? ही। सब्जेक्ट इसमें ही था, तो ही के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो यहाँ पे हो गया डज। डू या डज में से हमने क्या लगाया? डज। उसके बाद सब्जेक्ट कौन था? ही था। प्याज ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये लास्ट में अनियन लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी हमारी? ईट थी। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया डज ही ईट अनियन। काम खत्म। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। क्या वह प्याज खाता है कि इंग्लिश बन गई डज ही ईट अनियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए लिखा है क्या वह रोती है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, डू या डज में से एक चीज़ तो आएगी, लेकिन क्या आएगी?
ये हम सब्जेक्ट देखे बिना नहीं तय कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो पता है क्या लगता है डू या डज में से, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी पता है, हमने पीछे पढ़ लिया है। अभी हम देखें सब्जेक्ट क्या है, तो कौन रोती है, वह। वह का मतलब रोती है लिखा है, इसका मतलब वह का मतलब हो गया शी। वह का मतलब क्या हो गया, शी। रोता है लिखा होता तो ही हो जाता। तो ये वह जो है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, ही शी इट, ये सब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें पता है क्या लगता है, डज लगता है। तो ये हमारा शी हो गया, तो पक्की बात है शी को देख के हमें डज लगाना है। तो इन दोनों में से क्या आएगा, डज आएगा। ये क्लियर यहाँ से हुआ। सब्जेक्ट हमें पढ़ लिया था क्या है, शी है। ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन होगा भाई, रोती है। रोती है की इंग्लिश होती है वीप, WEEP, वीप। वीप हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज लगा हुआ है तो एस या यस लगाना ही नहीं है, नहीं तो हमें वीप्स करना पड़ता। तो ये हो गया है वीप, डज शी वीप। और तो कुछ लिखा ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। ठीक। यहाँ पे क्या का मतलब हो गया, डज। क्या का मतलब डज हो गया। ठीक है। तो क्या का मतलब डज, वह का मतलब शी, रोती है का मतलब वीप। तो डज शी वीप, यही हमारा हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है क्या बच्चे दौड़ते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था क्या। देखिए जब तक ये ना पता चले कि ये क्वेश्चन वर्ड है तब तक क्या का मतलब डू या डज ही लगाएंगे। क्या बच्चे दौड़ते हैं, तो आंसर हो गया डू या डज में से कोई एक। क्या का मतलब, अब ये डू होगा कि डज होगा ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट का मतलब पूछिए कि कौन दौड़ते हैं, काम करने वाले लोग कौन हैं, तो आंसर मिल रहा है बच्चे। तो बच्चे हो गया हमारा सब्जेक्ट, यही हैं जो दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब एक बच्चा नहीं है, बच्चे लिखा है। बच्चे की इंग्लिश होती है चिल्ड्रन। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो सिंगुलर नहीं रह जाते, वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल। वो बन जाते हैं प्लूरल। तो इसका मतलब है आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्लूरल्स के साथ हमेशा हम डू लगाते हैं। तो प्लूरल है हमारा चिल्ड्रन, इसके साथ हमें डू लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, डू, डज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डू। ठीक, डू लग गया, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे चिल्ड्रन लिख देंगे, साथ में हमें द आर्टिकल का उपयोग करना पड़ेगा। डू द चिल्ड्रन। अब दौड़ते हैं कि इंग्लिश क्या होती है, दौड़ते हैं कि इंग्लिश होती है प्ले। ठीक, क्या होती है, प्ले। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे प्ले। अच्छा, अगर लिखा होता क्या बच्चे पार्क में दौड़ते हैं, तो पार्क प्लेस थी, ये ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पार्क नाम की कोई प्लेस नहीं लिखी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट वाली लाइन तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। यहीं पे क्वेश्चन मार्क उठ के आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा डू द चिल्ड्रन प्ले। ठीक, इतना आगे अच्छे से समझ में। अब एक दूसरे पैटर्न का WH वाला यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस और देखते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये पीछे वाले इंटेरोगेटिव से एकदम अलग है। ये जो है ये यस और नो वाला क्वेश्चन नहीं है। जैसे पीछे था क्या तुम्हारा नाम अभिषेक है, तो आंसर हो रहा था यस या नो। लेकिन अब यस नो वाले सेंटेंस नहीं हैं या क्वेश्चंस नहीं हैं।
अब जो है आपसे आंसर मांगने वाले हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि यार तुम कब पढ़ते हो, तो यस या नो नहीं कह के बताएंगे आप उसका प्रॉपर एक टाइम बताएंगे कि मैं 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ता हूँ, यानी कि वो आपसे लॉन्ग आंसर्स मांग रहा है। यस या नो के अलावा थोड़ा सा बड़ा आंसर आपसे मांग रहा है पूछने वाला। तो इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। यही क्वेश्चन वर्ड, यहाँ से हमारा रूल थोड़ा सा पैटर्न ऊपर वाले पैटर्न से डिफरेंट हो जाता है। आप फुटबॉल कब खेलते हैं, तो ये कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। और व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, हुम, विच, ये सब हमारे होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। और इनकी इंग्लिश को हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है। अगर कब है तो हमें व्हेन सबसे पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखा होता तो व्हाट लिखा होता। कैसे लिखा होता तो हाउ हम कर देते। किसकी या किसके लिखा होता तो विच लगा देते, ईटीसी। तो यहाँ देखिए, आप फुटबॉल कब खेलते हैं, आपका मतलब हमने बताया था, आपका मतलब होता है या तो आप और तुम को हम यू कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किससे, फुटबॉल कब खेलते हैं किससे पूछा जा रहा है, यू से। यानी कि आप जो है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब जब यू सब्जेक्ट होता है तो यू एक, यहाँ पे देखिए यू प्लूरल की लिस्ट में है, और प्लूरल की लिस्ट में है भैया, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, डू आता है। ठीक। खेलते हैं, खेलते हैं की इंग्लिश होती है प्ले। ठीक। और फुटबॉल मतलब तो फुटबॉल। तो फाइनली इसके लिए जब कब खेलते हैं, यानी आपसे टाइम पूछ रहा है कब खेलते हैं, इसका आंसर आप टाइम बता के देंगे। ठीक। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो हमें ये रूल करना पड़ता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, व्हेन। देखिए व्हेन हो रहा है, कब का मतलब व्हेन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन। फिर डू या डज में से क्या लगाएंगे, तो डू या डज में से हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू। सब्जेक्ट हमारा यू था, और यू के साथ नीचे देखा यहाँ लिस्ट थी ना, इस यू के साथ हमारा क्या आता है, डू आता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डू। फिर सब्जेक्ट का मतलब हो गया यू। अच्छा, अगर नहीं, नॉट नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, और अगर डायरेक्ट वर्ब हम लिखते हैं प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल है। फुटबॉल हमारी वो चीज़ है जो हम खेलते हैं। कोई जगह का नाम होता तो भी वो भी हो जाता, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। सॉरी। व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। और याद रहे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक, इतना आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, आपसे पूछें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंटरोगेटिव में ऐसा कोई तरीका ढूंढा जाए, ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें हम डू डू ना भी लगाएं और उसके बाद भी इसमें क्या नाम है क्वेश्चन मार्क आ जाए। ऐसा कौन सा बन सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आया है, वो है कि तुम्हें कौन बुलाता है। तुम्हें कौन बुलाता है, लिखेंगे यहाँ तुम्हें कौन बुलाता है। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तुम्हें, क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, तुम्हें। तुम्हें मतलब यू। ठीक। कौन,
कौन की इंग्लिश होती है हु। तो पक्की बात है ये एक प्रकार का क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड आते ही हमें समझ जाना है कि सबसे पहले इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड की ही इंग्लिश लिखी जाती है। बुलाता है, बुलाता है। अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ही रूल के खिलाफ जाने वाला सेंटेंस है ये। तुम्हें कौन बुलाता है। इसमें एक अभी चमत्कार होने वाला है जिसको आपको ध्यान रखना है। तुम्हें कौन बुलाता है, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल। बुलाता है कि क्या हो जाएगी, कॉल हो जानी चाहिए। ठीक। अच्छा, कॉल होगी कि कॉल्स होगी, ये तो अभी हमें चेक करना है। हम कॉल्स भी लिख लें, कॉल भी लिख लें। ठीक। याद हम SEIS क्या देख के नहीं लगाते हैं, अगर डू लगा हो या डज लगा हो। डू या डज होता है तो हम कॉल में SEIS नहीं लगाते, लेकिन यहाँ डू वाला तो काम ख़त्म। क्या तुम्हें कौन बुलाता है तो है ही नहीं लिखा। डू या डज का मतलब क्या होता था, है ना। पीछे आपने देखा है डू या डज का मतलब क्या हो रहा था, क्या। तो यहाँ पे क्या लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब डू या डज नहीं आएगा। तुम्हें कौन बुलाता है, तुम्हें मतलब यू, कौन मतलब हु, और बुलाता है का मतलब कॉल या कॉल्स में से कोई एक आ सकता है। अब कॉल आएगा कि कॉल्स आएगा, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए, तुम्हें मतलब क्या है, यू। ठीक। यू के साथ डू या डज में से डू आता है, लेकिन डू या डज का काम तो क्या हो गया, यहाँ से ख़त्म। तो हम बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, एस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यू के साथ क्या लगा देना है, हु कॉल्स यू। इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, हु। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हु बुलाता है, मतलब कॉल्स यू, क्वेश्चन मार्क। ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस सेंटेंस के लिए आपको स्पेशली बताया कि इस सेंटेंस को जानबूझ के लिख लीजिए अलग से। बहुत चमत्कारी सेंटेंस है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। इस सेंटेंस में हु आ गया, साथ में यू भी आ गया, लेकिन कॉल्स भी आ गया। ठीक है। पता चल रहा है तुम्हें कौन बुलाता है। कौन, इसका मतलब है वो सिंगुलर आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बुला रहा है, वो सिंगल है। बुला आपको रहा है, इसलिए आप हो गए यू, लेकिन वो व्यक्ति का नाम नहीं पता। बस ये पता चल रहा है, कौन से पता चल रहा है कि वो व्यक्ति क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है, सिंगुलर की वजह से इसमें वर्ब में एस या ईएस लगा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ डू डज नहीं लगा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है, क्या तुम्हारी गाय दूध नहीं देती है। फिर से क्या आ गया, क्या आ गया। अभी हमने पीछे आपको बताया कि क्या का मतलब क्या होता है, डू या डज होता है। क्या का मतलब क्या होता है, अगर तातीते वाला है लास्ट में, तो इसका मतलब डू या डज में से एक चीज़ होगी। क्या का मतलब, अब ये डू होगा कि डज होगा, ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट हमें पहचानना है कि तुम्हारी क्या चीज़ है जो दूध नहीं देती। तो उस व्यक्ति का नाम है, उस जीव का नाम है गाय। गाय का मतलब होता है काऊ, COW। ये है डूअर, दूध देने वाला व्यक्ति काऊ, इसलिए इसका नाम काऊ हो गया, और यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट देखें, प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट भैया हमारा क्लियरली एक काऊ की बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा सिंगुलर। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर आ गया। ठीक।
अच्छा, नहीं भी लगा है। नहीं का मतलब क्या होता है? नॉट। नॉट। अब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो पक्की बात है क्या आएगा? डज आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देखिए सिंगुलर के साथ क्या आता है? डज आता है। प्लूरल अगर होता तो क्या आता? डू आता। तो सिंगुलर है इसलिए डज पे टिक लगा दिया मैंने। ठीक। फिर काऊ आ गया। तुम्हारी मतलब योर। तुम्हारी का मतलब योर। दूध का मतलब हो गया मिल्क। नहीं का मतलब नॉट। और देती है, देती है का मतलब गिव। अब इसको बस हमें लिख देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डू या डज में से एक चीज़ लिखेंगे तो आ जाएगा डज। अब किसकी काऊ है? सब्जेक्ट क्या है? योर काऊ। योर काऊ पूरा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो योर काऊ लिख देंगे सब्जेक्ट के जगह। योर, डज योर काऊ। फिर हम क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट आता है। क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो हम नॉट लगाएंगे। डज योर काऊ नॉट। नॉट के बाद क्या आया? वर्ब। वर्ब हमारा है गिव। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मिल्क। क्या चीज़ है जो नहीं देती है? ऑब्जेक्ट है वो, मिल्क। तो डज योर काऊ नॉट गिव मिल्क। ये हमारा क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। देख लिया आपने। तो इस तरह से हम लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने चाहिए, और ढेर सारे क्वेश्चंस जो है आप करिएगा। और आज के इस वीडियो में आई होप सबको समझ में आया होगा। जैसा भी रहे आप अपना कमेंट प्लीज़ ज़रूर से दीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए ढेर सारे वीडियोस रेगुलरली बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। खूब पढ़ाई करिए।